हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। इससे पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं झारखंड की शिक्षा व्यवस्था के प्रथम भाग में, जिसमें ईसाई मिशनरियों के योगदान के बारे में 3 मिशनरियों के बारे में मैंने जिक्र किया था पिछले वीडियो में। एवेंजलिकल के बारे में, जिसमें गॉसनर मिशन था। उसके बाद हम लोग SPG के बारे में बात किए थे और तीसरा रोमन कैथोलिक के बारे में हम लोग बात किए थे। आज उससे आगे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही छोटा वीडियो होगा, मात्र 3 हमें ये पढ़ने हैं और इसके बाद के आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड के शिक्षण संस्थानों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और शुरू करते हैं चौथे मिशनरी के योगदान को। तो यहाँ यदि हम देखें तो नेक्स्ट जो मिशनरीज आया था झारखंड में वो था द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। इसमें किसी तरह का वैसे कोई योगदान नहीं कहा जा सकता है। किताबों में जो लिखे हुए हैं कि इतने सारे स्कूल खोले गए, लेकिन कहाँ खोले गए, कौन सा स्कूल था, उसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो PT के परीक्षा में को इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि स्कॉटलैंड का जो मिशन था उसने कितने स्कूल खोले थे। इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछे जाने की संभावना है, ना के बराबर है, इसलिए मैंने उसको शामिल नहीं किया है। लेकिन इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति थे उनके बारे में हम लोग यहाँ जिक्र करेंगे, क्योंकि उनका इम्पोर्टेंस झारखंड में है, इसीलिए मैं यहाँ उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे, नाम था डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल। ठीक है, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल। इनके बारे में संथालों के बारे में इन्होंने संथालों के विकास के बारे में बहुत सारा काम किया था, इसीलिए इन्हें संथालों का देवदूत भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा संथालों के दूत के नाम से कौन जाना जाता है, और उसका आंसर होगा डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल। एपोस्टल ऑफ संथाल कहा जाता है इनको, या संथालों का देवदूत। इनकी सबसे प्रसिद्ध जो कृति थी वह संथाली अंग्रेजी शब्दकोश थी, यानी कि अंग्रेजों को संथाल की भाषा को समझने में इनकी किताबों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। आगे देखते हैं, इन्हीं के योगदान के कारण से अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि भी दी थी। तो यहाँ 3-4 फैक्ट हुए PT की दृष्टि से कि डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल किस मिशन से जुड़े हुए थे, आपको ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि संथालों का देवदूत के उपनाम से किन्हें जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि संथाली अंग्रेजी शब्दकोश की रचना किसने की थी, कैसर-ए-हिंद की उपाधि किस मिशन के अग्रदूत को दिया गया था। ठीक है, ये है इनका इस मिशन के बारे में। शैक्षणिक दृष्टि से इनका कोई इस मिशन का कोई वैसा लिखा हुआ नहीं मिलता है, इसके कारण से मैंने यहाँ शामिल नहीं किया है। आगे है डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन, जो कि आयरलैंड की मिशनरीज थी और हजारीबाग इसका कार्य क्षेत्र रहा था। तो इसके ज़्यादातर जो भी स्कूल या कॉलेज जो इन्होंने खोला वो हजारीबाग क्षेत्र में मिलता है। सबसे पॉपुलर जो था वो कार्य था वो था हजारीबाग में संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना। 1899 में संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना हुई और ये उसमें कॉलेज था, कॉलेज के रूप में, यानी कि +2 के रूप में था। लेकिन इसके बाद 1904 में इसको स्नातक स्तर की मान्यता मिल गई। 1904 में, यहाँ ध्यान में रखेंगे, 1899 में संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना होती है और 1904 में इसे डिग्री स्तर की मान्यता मिल जाती है। आगे 1920 में संत किरण कन्या विद्यालय की स्थापना की गई इस मिशन के द्वारा, जो कि हजारीबाग में ही है। तो 2 यहाँ से याद रखना है, संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना और संत किरण बालिका विद्यालय की स्थापना। दोनों कहाँ स्थापित किए गए हैं, तो हजारीबाग में। अब यहाँ से कोलंबा कॉलेज से, संत कोलंबा कॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आपको याद रखना है
कि दो फैक्ट को कि यहाँ के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे। तो प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो रे जे एच मर्रे। आप मर्रे को याद रखिएगा, ठीक है, मर्रे को याद रखिए, ये ऑप्शन आपका पकड़ा जाएगा। अब मर्रे से एक और आपको बता देते हैं कि मर्रे और डार्लिंग दो नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया की, जो कि काफ़ी फेमस है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा नदियां नहीं हैं, लेकिन वहाँ मर्रे और डार्लिंग दो नदियां हैं। तो आप उससे भी याद रख सकते हैं कि जो नदियां वहाँ थी उसी का नदी का एक नाम है जो कि यहाँ के प्रिंसिपल थे, प्रथम प्रिंसिपल। आगे देखते हैं कि इस कॉलेज की स्थापना में रामगढ़ नरेश ने 3000 का अनुदान दिया था उस समय। तो 2-3 फैक्ट हो गए यहाँ कोलंबा कॉलेज से। कोलंबा कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, कोलंबा कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे, और कोलंबा कॉलेज की स्थापना में सहायता किसने की थी, ठीक है। और इससे जुड़े हुए कि कोलंबा कॉलेज को डिग्री स्तर की मान्यता कब प्राप्त हुई, अर्थात स्नातक स्तर की मान्यता कब प्राप्त हुई, और संत किरण स्कूल की स्थापना। ये फैक्ट हैं डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन से, ठीक है, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन से। एक्चुअली इसको यूनिवर्सिटी मिशन कहा जाता है इसलिए क्योंकि यहाँ जितने 1 दर्जन लगभग अविवाहित लड़के आए थे इस मिशन के दौरान से, तो उन्होंने ही यहाँ स्थापना किया था हजारीबाग में इस मिशन की, जो कि आयरलैंड से आए थे। आगे देखते हैं सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट मिशन, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट मिशन। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसका जो कार्यस्थल रहा था वो रांची का क्षेत्र रहा था, रांची खूंटी का एरिया, ठीक है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट मिशन का कार्यक्षेत्र कहाँ था, तो रांची खूंटी का क्षेत्र। अब यहाँ देखते हैं कि इनका क्या योगदान था इस मिशन का। तो रांची मोराबादी में एक स्कूल की स्थापना की गई थी, किस स्कूल का क्या नाम था वो नहीं दिया है, लेकिन रांची मोराबादी में एक स्कूल की स्थापना किया गया था इस मिशन के द्वारा। आगे इसके बाद है कि खूंटी में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। यहाँ ये याद रखेंगे कि किसने, तो इसका नाम है W.B. बॉटे, ठीक है। W.B. बॉटे नाम के एक व्यक्ति थे, इस मिशन से जुड़े हुए थे, जिन्होंने खूंटी में आवासीय विद्यालय की स्थापना की थी। आगे देखते हैं 1927 में बड़गाई में एक विद्यालय की स्थापना किया गया, ठीक है। ये इतने सारे फैक्ट हैं किसका, तो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन के द्वारा, क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा जो झारखंड में विद्यालय स्थापित करके, कॉलेज स्थापित करके यहाँ के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन आपको पिछले वीडियो में ही आपको बता दिए थे कि इनका जो कार्य क्षेत्र था वो धार्मिक ज़्यादा था, एजुकेशनल कम था। एजुकेशनल इसलिए था ताकि लोग इनके प्रभाव क्षेत्र में आ सके। इनके प्रभाव क्षेत्र में आने के लिए सबसे ज़्यादा इसके जो फादर, इस मिशन से जुड़े हुए, इन सारे मिशनों से जुड़े हुए जो फादर थे, उन्होंने कई तरह के लोक लुभावन वादे भी किए और कई तरह के कार्यक्रम चलाए, जिसमें से एक था आदिवासियों और यहाँ के पिछड़े लोगों को एजुकेशन से जोड़ना। एजुकेशन से जोड़ने के बहाने इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। आगे देखते हैं कि झारखंड में अब आते हैं क्या स्थिति है। तो हम यहाँ एक चीज़ का और मेंशन करना चाहेंगे कि झारखंड में शिक्षा का स्तर 3 भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया जाता है। एक है प्राइमरी लेवल का, दूसरा माध्यमिक लेवल और तीसरा हायर लेवल का। तो इसको यदि आप फिर तोड़ेंगे, यदि परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो आपको 6 स्तर भी दिया जा सकता है। तो 6 स्तर दिया हुआ हो और 3 स्तर दिया हुआ हो तो आप 6 स्तर को टिक करेंगे। अब रीज़न है, आपको बताते हैं कैसे। प्राइमरी लेवल को 2 भाग में बांटा गया है, एक लोअर प्राइमरी, एक अपर प्राइमरी। लोअर प्राइमरी के अंतर्गत 1 to 5 तक के क्लासों का शिक्षण अधिगम का जो व्यवस्था है उसको काउंट किया जाता है, और 6 to 8 को अपर प्राइमरी कहा जाता है, जिसमें 6ठा से 8वां तक का क्लास आता है।
उसके बाद माध्यमिक स्तर को भी 2 भागों में बांटा गया है, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक। माध्यमिक के अंतर्गत में 9 और 10 क्लास आते हैं, जबकि उच्चतर माध्यमिक में 11 और 12 क्लास आते हैं। उसके बाद यदि बात करें तो उच्चतर में अभी 2 सेक्शन है, जिसमें कि एक है स्नातक स्तर का और दूसरा है स्नातकोत्तर का, जिसमें स्नातकोत्तर यानी कि MA, MSc, MCOM के पाठ को दिया जाता है या उसके डिग्री को शामिल किया जाता है। यहाँ ध्यान में रखेंगे कि स्नातक स्तर 3 साल का होता है, जबकि स्नातकोत्तर 2 साल का। यहाँ आप ये सारी चीज़ याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना यहाँ बनती है कि झारखंड में शिक्षा के कितने स्तर हैं। यदि झारखंड में शिक्षा के कितने स्तर हैं और ऑप्शन में आपको 1, 2, 3 और 4 दिया हुआ है, तो उस जगह पर ऑप्शन में आपका 3 आंसर होगा। लेकिन यदि ऑप्शन में 3, 4, 5, 6 दिया हुआ है, तो उस स्थिति में आंसर आपका 6 होना चाहिए। ठीक है, आगे के वीडियो में हम देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीक हम अपलोड करेंगे, उसमें देखेंगे झारखंड में शिक्षण संस्थान के बारे में। इससे आगे जो कल वीडियो अपलोड होगा वो जनजातीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ होगा, जनजातीय शासन व्यवस्था से। तो यहाँ मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, इससे अलग होगा। ध्यान में रखिए कि जब भी आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो परीक्षा की तैयारी करते समय आप कम से कम 6 महीने के लिए आप ध्यान एकदम से फोकस रखिए परीक्षा की तैयारी में। यदि 6 महीना एटलीस्ट कम से कम आप नहीं दे पाएंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, तैयारी के लिए, तो आप भूल जाइए किसी भी परीक्षा का रिज़ल्ट कि आपका हो पाएगा। क्योंकि कोई भी सेक्शन जो है वो इतना आसान नहीं है जितना दिखाई देता है। यदि आप झारखंड GS के बारे में ही कहें तो झारखंड GS, चूँकि हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं तो हमें लगता है कि बहुत आसान है। लेकिन यदि आपसे 10 क्वेश्चन ही पूछ दिया जाए झारखंड GS से, तो मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन का आप जवाब दे पाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति है। लेकिन यदि आप सफलता पाना चाहते हैं झारखंड के किसी परीक्षाओं में, तो आप ध्यान रखें कि कम से कम 6 महीना बिना कोई गैप का आप इसमें फोकस्ड रहें, इसकी तैयारी में फोकस्ड रहें। आपको हमारे तरफ से पूर्ण रूप से सहायता मिलेगी। हर एक सेक्शन, हर एक पार्ट जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, आपको वीडियो के रूप में अवेलेबल होगा। चाहे मेरा YouTube चैनल ग्रोथ करे या ना करे, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने जो ये अपना चैनल शुरू किया, ये ध्यान में रख करके नहीं कि मुझे इसमें पैसे कमाने हैं। मुझे ध्यान ये रखना था, इसलिए रखना था क्योंकि कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था कि सर इसकी तैयारी हमको करनी है, कुछ गाइड कर दीजिए। तो मैंने कहा कि हम कुछ क्लास आपको रेगुलर नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमें उतने समय नहीं मिल पाएगी, तो जब भी हमें समय मिलेगा तो हम वीडियो के रूप में आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो कम से कम झारखंड GS से संबंधित आपको हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो अवेलेबल होगा कंटिन्यू। इसमें कहीं भी किसी भी तरह का गैप हम नहीं लेंगे और उसके बाद की बात देखी जाएगी, लेकिन झारखंड GS आपको कंटिन्यू मिलेगा। इसीलिए आप ध्यान रखें और तैयारी करते रहें। अड़चनें तो बहुत आती हैं तैयारी करने में, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे आपका आर्थिक रूप से। आपको पार पाना होगा इन अड़चनों से, इन बाधाओं से। यदि आप पार पाएंगे इन बाधाओं से, तभी आगे मंजिल मिलती है। कहा जाता है कि बिना बाधा के मंजिल नहीं मिलती। इसी के साथ मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।